हेलो वीवर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑफ क्रिस्पी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में, पर्टिकुलरली इन कंटेक्स्ट ऑफ H1B वीज़ा जो है उसके से रिलेटेड। एंड एज वी ऑल नो, डोनाल्ड ट्रंप 20th ऑफ जनवरी 2025 को शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये सब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंडिया यूएस रिलेशंस के लेके, क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे एक रेजीम चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा है ये 20 जनवरी 2025 को होगा, और ये इनागोरेशन डे भी है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है उनका डे है, तो इसी दिन मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। तो ट्रंप का ये सेकेंड टर्म होगा। सेकेंड टर्म नॉट कंजिक्यूटिवली, बाइडेन इससे पहले थे। तो ट्रंप का जो रिटर्न है ये वाइट हाउस में एक डिबेट जो है वो यहाँ पे क्रिएट करता है, खासकर जो H1B वीज़ा कंट्रोवर्सी है उसको लेकर के। एंड जो हमारा इंडियन टेक्निकल टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा जो है यूएस में जाते हैं, बिकॉज़ हम भी बोलते हैं कि हमारा जो है जो ब्रेन ड्रेन है, लाइक हमारे यहाँ जो भी एलिजिबल स्किल्ड वर्क फोर्स हैं पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो यूएस में जाके काम करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इशू हो जाता है जो भी हम टेक टैलेंट यूएस में भेजते हैं, तो एक बहुत ही ब्रॉडर इम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। खासकर ट्रंप का जो पॉलिसी होगा वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा। तो इसको हम क्लोज़र एग्जामिनेशन करेंगे एंड एक असेसमेंट करेंगे। बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं H1B वीज़ा से रिलेटेड डिबेट को लेकर, तो उसको हम एक असेसमेंट करेंगे उसका। तो ये जो पॉलिसीज़ है ये सिर्फ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल टेक्नोलॉजी को ही चेंज नहीं करेगा, बट जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है, उसको भी यहाँ पे चेंज कर सकता है। खासकर जो मेजर पावर्स हैं जैसे इंडिया, चाइना, यूएस, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल इशू है जिसके ऊपर हम देखेंगे। तो सबसे पहले असेसमेंट में जो सेंट्रलिटी है H1B वीज़ा इंडिया यूएस रिलेशंस को लेके, वो इस तरह से है कि H1B वीज़ा प्रोग्राम एक आधारशिला है इंडिया और यूएस रिलेशंस के बीच। और H1B वीज़ा इनेबल करता है कोई भी जो हाईली स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में, तो वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकें अमेरिका के इनोवेशन में, अमेरिका के इकोनॉमिक ग्रोथ में। क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी टैलेंट वर्क फोर्स जाते हैं वो अमेरिका में जाके काम करते हैं, एंड दे आर हाईली स्किल्ड, तो डेफिनेटली दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी ऑफ यूएस। हालांकि ये जो डिबेट है ये यहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है, उनके जो किस तरह से डिवीज़न्स हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो इमिग्रेशन है वो सही है, खासकर क्योंकि इंडिया से स्किल वर्कफोर्स आते हैं और हमारे देश के लिए काम करते हैं, तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि इससे जो अमेरिकन वर्कफोर्स है उनको यहाँ पे झटका मिल रहा है, उनका जो यहाँ पे इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है वो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो बहुत तरह के डिबेट हैं, कुछ लोग इसको प्रमोट करते हैं, कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ये एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल डायमेंशंस जो है वो यहाँ पे खोल देता है, खासकर इंडिया को लेके। इसका सबसे पहले हम इकोनॉमिक इम्परेटिव देखेंगे कि जो H1B वीज़ा इशू है इसका जो इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन है, इम्परेटिव है, वो यहाँ पे किस तरह से है। तो अगर हम मूलतः देखें तो H1B वीज़ा बैलेंस करता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स और डोमेस्टिक कंसर्न्स को लेके। जैसे कि मैंने बताया कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं या फिर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे बोलते हैं कि इस प्रोग्राम को एक्सपेंड करिए, क्योंकि इससे उनका जो भी लेबर शॉर्टेजेस होता है, जो भी अमेरिका में लेबर की कमी है वो यहाँ पे दूर होती है। उनके यहाँ इंडस्ट्री में इनोवेशन आता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हाईली स्किल्ड वर्क फोर्स हैं, जो टेक टैलेंट है, वो वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट करते हैं उनके इकोनॉमी को, और इससे अमेरिका को एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिलता है ओवर द अदर कंट्रीज़। मतलब टेक्नोलॉजी में एडवांस होने का एक कॉम्पिटिटिव एज भी मिलता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि इंडिया अगर सप्लाई करे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ H1B वीज़ा वर्कर्स, तो इससे दोनों देशों को एक म्यूचुअल बेनिफिट होगा, इंडिया और यूएस को। तो ये एक म्यूचुअली बेनिफिटेड प्रोग्राम, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि टेक कंपनीज इसको
पसंद करती हैं, वो चाहती हैं कि हाँ वर्कफोर्स आए। तो ये तो एक एस्पेक्ट हो गया। दूसरा एस्पेक्ट है कि जो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स है वो यहाँ पे किस तरह से है, और वो वहाँ पे किस तरह से पॉलिटिकल पोलराइजेशन कर रहा है, क्योंकि पर्टिकुलरली ट्रम्प भी इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा उठाएं। तो जो क्रिटिक्स हैं जो इनके विरोध करते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप फॉरेन वर्कर्स पे रिलाई करोगे, विश्वास करोगे, तो इससे अमेरिकन सिटीजन्स का जो वेज है, जो जो भी इनकम है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा। और ये जो कॉरपोरेशंस हैं उनको यहाँ पे फेवर किया जा रहा है, ना कि लेबर को। तो जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना ऐसा है कि ये जो पॉलिसी है H1B वीज़ा इशू की, अगर इसको आप प्रमोट करोगे, सपोज़ आप अलाउ करोगे कि इंडियन टैलेंट आए यहाँ पे काम करे, तो इससे सिर्फ कॉरपोरेशंस, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो टेक इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। इसमें भी बटा हुआ है। एक ट्रेडिशनल लेफ्ट है, वो बोलते हैं इसका विरोध करते हैं। दे अपोज द इमिग्रेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। बोलते हैं कि नहीं, इट्स नॉट गुड, क्योंकि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे हमें डिसएडवांटेज मिल रहा है यूएस में। जो भी इनकम है उसमें इनइक्वालिटी आ रहा है। एक लिबरल लेफ्ट है, वो सपोर्ट करते हैं इमिग्रेशन को। वो बोलते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से ये सही है, क्योंकि जो भी यहाँ पे बाहर के लोग हैं वो अगर लीगल तरीके से स्किल्ड वर्कफोर्स अगर अमेरिका में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का ही बेनिफिट हो रहा है। अमेरिका में बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहे हैं और एक बेटर एज मिल रहा है, खासकर टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो ट्रम्प्स का अप्रोच है वो किस तरह से है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रम्प्स का जो डुअल अप्रोच है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को लेके, वो इस तरह से है कि ट्रम्प तो इम्फेसिस करते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए। अमेरिकाज़ फर्स्ट पॉलिसी को प्रमोट करते हैं, ठीक है, अमेरिकन वर्कर्स को प्रायोरिटाइज़ करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो एक्नॉलेज भी करते हैं कि इसका एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है। जो भी स्किल्ड इमिग्रेशन है उसका एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, और ख़ासकर इससे जो है अमेरिकाज़ का जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप है वो यहाँ पे इन्हांस होगा, वो यहाँ पे बढ़ेगा। तो जो डुअल अप्रोच है वो इस तरह से है कि ट्रम्प साहब सपोर्ट करते हैं लीगल हाई स्किल्ड इमिग्रेशन, मतलब सही तरीके से हो, लीगली रूटेड इमिग्रेशन हो, और जो भी इमिग्रेंट्स आएँ उनके जो स्किल है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो। और एट द सेम टाइम वो यहाँ पे मना भी करते हैं कि जो लो स्किल्ड इलीगल एंट्री होता है तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ये अप्रोच जो है वो यहाँ पे है ट्रम्प का। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या चैलेंजेस है। तो यूएस का जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली इन डिमांड में रहा है इंडियन टैलेंट के लिए, और इससे ये पता चलता है कि इंडिया का जो रोल है वो यहाँ पे काफ़ी अहम हो जाता है स्किल्ड लेबर फोर्स प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो जो भी स्किल्ड लेबर टैलेंट वर्क फोर्स है इंडिया में, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लार्ज नंबर में अमेरिका में हैं। हालांकि जो भी अमेरिकन कंसर्न्स हैं, जैसे कि इलीगल इमिग्रेशन ना हो, ठीक है, तो उसको अगर इंडिया सही तरीके से एड्रेस कर दे तो डेफिनेटली इंडिया का जो क्रेडिबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। एंड इससे क्या होगा कि जो एक्सपेंशन होगा H1B वीज़ा प्रोग्राम का, वो बहुत ही इफ़िशिएंट वे में हो सकता है, ठीक है, और इससे दोनों देशों के बीच रिलेशनशिप भी स्ट्रेंथन होगा। अब हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ स्किल्ड इमिग्रेशन। जो स्किल्ड इमिग्रेशन है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका क्या महत्व है। तो ओवरऑल वी कैन से दैट कि जो कंसर्न्स हैं H1B वीज़ा, उससे हट के अगर हम सोचें तो ये जो डिबेट है वो इंडिया यूएस रिलेशंस के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को हाईलाइट करता है। स्किल्ड इमिग्रेशन एक इकोनॉमिक इशू नहीं है सिर्फ, ये दर्शाता है कि जो दोनों देशों के बीच इंटरडिपेंडेंसीज़ हैं वो कितना सुदृढ़ है, वो कितना मजबूत है, ठीक है। और अगर अमेरिका नेविगेट करता है अपने इंटरनल डिवीज़न्स के ऊपर इमिग्रेशन को लेके, तो इंडिया को अपने पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए और इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर बनना चाहिए, और जो भी पॉलिसीज़ हैं उसको प्रमोट करना चाहिए इस तरह से कि दोनों देशों के बीच जो भी म्यूचुअल कंसर्न्स हैं उसको एड्रेस किया जा सके।
अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ ट्रम्प्स पोटेंशियल सेकेंड टर्म। ट्रम्प जो है सेकेंड टर्म में आने वाले हैं, तो कुछ कुछ उनके पॉलिसीज़ के ऊपर हम नज़र डालेंगे, किस तरह से उनका जो पॉलिसी है वो सेकेंड टर्म में होने वाला है। तो सबसे पहले तो इनका जो पॉलिसी है वो है शिफ्ट कर रहा है टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, जो पॉलिटिकल शिफ्ट है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूट्रल नहीं है। कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे बायस्ड हो चुका है। खासकर अगर हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो भी आइडियोलॉजिकल बैटल्स है, तो उसको प्रमोट करने में या फिर उसको सप्रेस करने में टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहा है। कंजर्वेटिव्स जैसे कि ट्रम्प सपोर्टर्स हैं, तो उन्होंने एक्यूज़ भी कर रखा है पहले कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो बायस्ड हैं, खासकर उनके अगेंस्ट जो भी रिपब्लिकन सोचते हैं या कंजर्वेटिव सोचते हैं। तो बिल्कुल सोशल मीडिया उसके अगेंस्ट है। हालांकि हमने देखा रिसेंटली इलॉन मस्क जैसे एक्स के वो हेड हैं, और पहले इसको ट्विटर भी जाना जाता था, तो और मार्क जकरबर्ग फेसबुक मेटा के जो हेड हैं, तो उनका जो नैरेटिव है वो यहाँ पे रिसेंटली शिफ्ट हुआ है। क्योंकि एलोन मस्क को बोला जाता है कि प्रो ट्रम्प सपोर्टर भी हैं, ट्रम्प को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इस तरह के जो अभी रिसेंट में हमने चेंजेस देखा है, तो इस कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, टेक्नोलॉजी जो है वो बायस्ड नहीं है। और पहले जो ट्रम्प सपोर्टर्स के अगेंस्ट में टेक्नोलॉजी था, तो वो इससे एक हम ट्रांजिशन देख सकते हैं। सो ये एक ट्रांजिशन है। इलॉन मस्क क्योंकि सपोर्टर हैं तो वो सपोर्ट करते हैं हमेशा, हालांकि पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो एक आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड ये जो है सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, ये एक यूरोपियन पॉलिटिक्स में भी आ गया है, और इसका एक ब्रॉडर हम इम्प्लिकेशंस देख सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, खासकर इंडिया में भी। क्योंकि इंडिया में भी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे हमेशा इंटरसेक्ट करता है पॉलिटिकल एंड सोसाइटल नैरेटिव्स को लेके। तो एक जो पोलराइजेशन है उसका एक प्रोफाउंड इम्प्लिकेशन, बहुत ही बड़ा जो है वो इम्प्लिकेशन हम देख सकते हैं पूरे विश्व भर में। जो भी डेमोक्रेसी हैं उन सारे देशों में हम देख सकते हैं। फिर हमने देखा द राइज ऑफ टेक्नो लिबर्टेरियनिज्म। तो कुछ फिगर्स हैं जैसे इलोन मस्क, जैसे मैंने बताया, फिर विवेक रामास्वामी है। तो ये फिगर रिप्रेजेंट करते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक कॉन्स्ट्रेंट है, जो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, तो उसको वो लोग हटा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनोवेशन को यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। जो भी रेड टैपिज़म है तो उसको यहाँ पे हटाने की कोशिश दिख रही है यहाँ पे बाय सच फिगर्स जैसे इलोन मस्क, विवेक रामास्वामी और पीटर थील एट्सेट्रा। तो एक डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं। बाइडेंस के एडमिनिस्ट्रेशन में जो फोकस था वो था सेफ्टी के ऊपर, इथिक्स के ऊपर, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर एआई में। लेकिन जो ट्रम्प्स का पॉलिसी है वो इस तरह से है कि एआई का जो है फुल पोटेंशियल जो है वो हम दिखाएं, दर्शाएं। टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो फुल पोटेंशियल है वो यहाँ पे हम पूरे वर्ल्ड को दिखाएं, और ये एट द एक्सपेंस ऑफ रेगुलेटरी ओवरसाइट। जो भी रेगुलेटरी है, जो भी यहाँ पे प्रावधान है कि भाई इस तरह से आपको डील करना है, तो हम उसको वायलेट तो नहीं बोलेंगे, बट उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो दिखाना चाहते हैं एआई और टेक में। खासकर यूएस का जो रोल है वो एआई टेक में सबसे बड़ा है, क्योंकि ट्रम्प प्रो टेक्नोलॉजी, प्रो बिटकॉइन इस तरह से जाने जा रहे हैं। तो यूएस जो है एक फ्यूचर लीडरशिप अपनाने के चक्कर में है, खासकर जो अनरेगुलेटेड टेक इनोवेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एआई हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया। तो उसमें ट्रम्प ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाया है, और वो चाहते हैं कि अमेरिका को एक ग्लोबल लीडर बनाएं इन सारे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में। एंड डेफिनेटली इंडिया के ऊपर बहुत सारे, इंडिया भी जो है इसको फॉलो करेगा, एंड इसको फॉलो करने के लिए एक अच्छा सा कोलैबोरेशन चाहिए हमें विद द यूएस। इन कंटेक्स्ट विथ चाइना हम देखेंगे कि जो भी हमने देखा था ट्रम्प्स का जो फर्स्ट टर्म था, उसमें यूएस चाइना रिलेशन पूरी तरह से चेंज हुआ था, रीओरिएंटेशन हुआ था। ट्रम्प जो है काफ़ी हार्श हो गए थे, एक ट्रेड वॉर जो है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। बाइडेन के अंडर में हमने देखा कि एक सैंक्शंस जो लगा हुआ था उसको बढ़ाया गया, लेकिन जो भी सप्लाई चेन्स मैकेनिज़्म था उसको यहाँ पे रीशोर किया गया। पहले तो ऑफ शोर था, उसको रीशोर किया गया, और बाइडेन थोड़े से यहाँ पे नर्म दिखें और टेक्नोलॉजी अलायंस भी क्रिएट किए।
हालांकि जो ट्रम्प्स का पोटेंशियल जो है वो इन द फ्यूचर वो इस तरह से होगा कि इनका जो फोकस होगा वो मिलिट्री एआई डेवलपमेंट के ऊपर होगा। और ट्रम्प का जो रिटर्न है वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टाइल इनिशिएटिव, जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है, तो उसको यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड H1B जो वीज़ा इशू है, इससे हम हट के किस तरह से सोच सकते हैं। तो हमारा जो फोकस है वो इसी तरह से है कि हम डिप्लोमेटिक एंड पॉलिसी इंगेजमेंट अपना बढ़ाएं। इंडिया दिखा सकता है अपना इंटरेस्ट टेक वर्क फोर्स में, और जो भी इश्यूज़ हैं इलीगल इमिग्रेशन को लेके उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और इसको एक ऑर्डरली और मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम बनाया जाए ताकि अमेरिका को भी ज़्यादा इशू ना हो। एंड एक बायलैटरल जो टेक कोलैबोरेशन है वो उसको डीपन करने जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यूएस का जो स्ट्रेटेजिक टेक सेक्टर्स है उसके साथ हम मिलकर अगर कोलैबोरेशन करें तो डेफिनेटली हम पीछे नहीं छूटेंगे। हम डिफेंस पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करें, एआई रिसर्च में भी जो है हम अपने आप को और मजबूत करें, और एक स्पेस एक्सप्लोरेशन जो स्पेस क्षेत्र है, खासकर हमारा जो इसरो और नासा के साथ कोलैबोरेशन है उसको हम और यहाँ पे मजबूती दें। ये मजबूती हम इस तरह से भी दे सकते हैं कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे क्वाड और फिर I2U2, इंडिया इज़राइल यूएई एंड यूएस का जो एक ग्रुप है I2U2, तो उस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल को भी हम लेवरेज कर सकते हैं। जो ICET है, इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमरजेंस टेक्नोलॉजी, ICET, तो क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर हम फोकस करें। इंडिया यूएस का रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सकता है इससे। थर्ड हम देखेंगे कैपिटलाइजिंग ऑन फ्रेंड शोरिंग एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। तो वही है ट्रम्प का जो इम्फेसिस है कि हम रीशोर करेंगे, फ्रेंड शोरिंग करेंगे, सप्लाई चेन इंडिया में लाएंगे, क्योंकि चाइना में बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हैं। तो वहाँ से हम जो है इंडिया को एक डेस्टिनेशन बनाना चाहेंगे, एक ऑल्टरनेटिव देंगे चाइना का, ताकि इंडिया जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स में लीडर हो सके एशिया में। तो डेफिनेटली एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हम बन सकते हैं, लेकिन उसमें हमें फोकस करना पड़ेगा। हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे बिल्ड करना पड़ेगा, हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है उसको फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, वो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ईज़िली यहाँ पे इन्वेस्ट करना जैसा माहौल हो, और बहुत सारे इकोनॉमिक इंसेंटिव्स देने होंगे ताकि जो भी अमेरिकन या मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें और वो डाइवर्सिफाई कर सकें अपने ऑपरेशंस को इंडिया में। फोर्थ, जो यूएस चाइना कंपटीशन है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। इंडिया एक कैलिब्रेटेड अप्रोच अपना सकता है चाइना के साथ, एंड जो भी यहाँ पे बॉर्डर टेंशन्स हो रहा है या ट्रेड डिस्प्यूट हो रहा है चाइना के साथ, वो इंडिया को एक क्लोज़र पोजीशन पे लेके आ रहा है। इंडिया और यूएस क्लोज़ हो रहे हैं इसके वजह से, लेकिन हमें अमेरिकन पॉलिसी पे पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो कभी भी किसी का नहीं हो सकता, वो अपना इंटरेस्ट देखता है हमेशा। सो डेफिनेटली हमारा जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है वो यूएस के साथ लेवरेज करने के साथ साथ इंडिया का जो खुद का इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। कंक्लूज़न में हम ये बोल सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प्स का जो पोटेंशियल सेकेंड टर्म है वो एक प्रोफाउंड इम्प्लीकेशंस लेके आएगा, खासकर ग्लोबल टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। एंड जो H1B वीज़ा इशू है वो इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन इंडिया एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है वो अपनाएगा, और अगर रिकॉग्नाइज़ करेगा इस तरह से ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल यूएस का, तो डेफिनेटली जो भी टेक्नोलॉजी पॉलिसीज़ हैं उसको लेके हमें चलना पड़ेगा। और इस तरह से अगर हम अलाइन हों अपने स्ट्रैटेजिक एंड टेक प्रायोरिटीज़ को लेके यूएस के साथ, तो डेफिनेटली इंडिया जो है एक बहुत ही अहम योगदान कर सकता है, की प्लेयर बन सकता है in the evolving global order. So thanks for watching this video. Please subscribe and like.